So we will start with the assignment question that I gave you. मैं यहीं पे चेंजेस कर दूंगा. हमने कल एक क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया है. वो क्वेश्चन था a star is 5.5 light years away from Earth. How much parallax in arc second will it subtend when viewed from two opposite points along the orbit of Earth? वो अर्थ का केस था. मैंने आपको होमवर्क दिया था. सिर्फ मैंने आपको ये बताया था कि आपको करना क्या है. आपको ये करना था कि यहाँ पे 5.5 के यहाँ पे क्या लिखोगे 11. तो व्हाट यू विल हैव इज 11 लाइट ईयर्स. तो हमारे पास एक स्टार है जो 11 लाइट ईयर्स डिस्टेंस पे है फ्रॉम मार्स. 11 light years from Mars, not from Earth but from Mars. So we have a star at a distance of 11 light years from Mars. Okay, तो Earth के यहाँ पे हमने लिखा यहाँ पे Mars, simple. Then यहाँ भी और कहाँ पे था Earth यहाँ पे, right? तो दोनों जगह पे Mars and Mars. So this was homework for you. Then you must know डिस्टेंस तो हमको पता है 11 लाइट ईयर. तो 5.5 जहां जहां पे है वहां पे आप लिखोगे 11, राइट? करेक्ट. डू यू नो व्हाट इज एवरेज डिस्टेंस ऑफ मार्स एंड सन इन AU? एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन इज 1 AU. तो यहाँ से 1 AU B पॉइंट तक, यहाँ से 1 AU A पॉइंट तक, तो 2 AU लिया था हमने. मार्स का होता है 1.5 एवरेज. 1.5 एंड 1.5 तो कितना 3. तो ये आ जाएगा 3. यहाँ पे 3 आएगा. तो सिर्फ कैलकुलेशंस में यहाँ 2 की जगह पे लिखोगे 3, 2 की जगह पे 3, 5.5 की जगह पे 11. तो यू विल राइट 3 एंड हियर यू विल राइट 11. करेक्ट, राइट? देन ऐसा करने के बाद कैलकुलेशन बहुत सिंपल होंगे. अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने AU का कन्वर्जन कर दिया मीटर में. 1.496 into 10 power 11. ये 3 आ गया, ये आ गया यहाँ पे 11, राइट? देन अब कैलकुलेशंस करना ये आपके ऊपर है. हाउ डू यू सिंप्लीफाई? 2-3 तरीके हो सकते हैं. और फिर रेडियन को हमने आर्क सेकेंड में भी लिख दिया. तो रेडियन का कन्वर्जन भी हमने आर्क सेकेंड में कर दिया. 1 रेडियन इज 1/484 1/4.847 10 पावर 6. ये रेडियन से आर्क सेकेंड का कन्वर्जन है. तो इसके बाद आपको सिर्फ करने थे कैलकुलेशन, विच इज वेरी वेरी सिंपल टास्क. बहुत सिंपल है ये. कैसे? ये 3 है, ये 1.5 है. 3 into 1.5 is 4.5, right? 4.5. रिमेंबर, नीचे ये 11 है और ये 9.46 है. एक काम करो, मैं रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस. तो क्या कर सकते हैं, इसको 10 मान लो, इसको भी 10 मान लो. ये 9.46, ये 11, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया. एक 11 से कम करके 10, एक 9.4 से बढ़ा के 10, 10 and 10, राइट? और 4.8 को 5 मान लो. तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस, व्हाई आई एम टेलिंग यू अप्रोक्सीमेट. आप लॉग बुक बाद में यूज करोगे, फिलहाल अप्रोक्सीमेट सेट करो, बिकॉज नाउ इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न हाउ टू डू अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस. तो ऊपर 3 into 1.5 अपॉन, ये 10 पावर 11 है, इसको 10 पावर 11 को रख देते हैं एज इट इज. For the time being, we will just keep it as 10. We will just keep it as 10 raised to 11 upon 11 को मैंने मान लिया 10, 9.4 को मान लिया 10, 10 पावर 15 और ये 10 पावर -6 कितना, 10 raised to 15 और 10 raised to -6 कितना 9. 9 ऊपर जाके क्या होगा -9, करेक्ट. और ये 4.8 को मान लिया मैंने 5, रफ. अब ये भी जो दो 10 और 10 है ये 100 हो जाएंगे, करेक्ट. ये 100 भी ऊपर जाएगा. तो 10 पावर -9 और यहाँ पे ये -2 -11 और 11 कैंसल. ये पूरा हो गया कैंसल.
तो आपके पास आया 4.5 अपॉन 5। 5 का टेबल तो पता होगा, y 1 जा एंड 0.9 जा, तो 0.9 आर्क सेकेंड। तो अप्रोक्सीमेटली अगर एक स्टार मार्स से 11 लाइट ईयर्स दूर है, राइट, तो वो जो एंगल बनाएगा दैट एंगल इज 0.9 आर्क सेकेंड। तो होमवर्क आपका एक्चुअली कैलकुलेशंस और दूसरा ये था कि आप चेक करोगे, गूगल पे इंफॉर्मेशन है कि मार्स का डिस्टेंस कितना है एयू में। तो एवरेज क्या होता है आपको पता है, एनी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं है, इट इज इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो सन से नियरेस्ट पॉइंट ऑफ मार्स, इसको बोलते हो, पता है इसको क्या बोलते हैं, नियरेस्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, पेरीहेलियन। तो पेरीहेलियन ऑफ मार्स ये आता है रफली 1.33 एयू पे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे। और जो सबसे दूर का पॉइंट है वो आता है रफली 1.66 एयू पे अप्रोक्सीमेटली। इन दोनों का एवरेज करोगे तो 1.66 एंड 1.33, अब रफली 3/2 इज 1.5, तो मैंने क्या लिखा है इसलिए 1.5, राइट, करेक्ट। एवरेज डिस्टेंस इज 1.5, एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन एंड मार्स 1.5 एक साइड पे। तो मार्स और सन का डिस्टेंस 1.5 एवरेज हो गया, दूसरे साइड पे भी कितना आएगा 1.5, तो टोटल कितना हो गया 3। तो हमने क्या यूज किया 3। गुड, ओके, सो लेट अस गो अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस प्रॉब्लम है आपके लिए। When the planet Jupiter is at a distance of 824.7 million kilometers from Earth, its angular diameter is measured to be angular diameter. Angular diameter मतलब क्या समझा देता हूँ, measured to be 35.72 second of arc, double dash मतलब second. Calculate the diameter of Jupiter. तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। When the planet Jupiter is at a distance of 8 to 4.7 million kilometers from Earth, so we have Earth here, ये अर्थ है, इमेजिन। आगे बोला है इट्स एंगुलर डायामीटर, मतलब हम डायामीटर किसका मेजर कर रहे हैं, जुपिटर का। और जुपिटर का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं इंटेंशनली समझने के लिए। तो हम अर्थ से जुपिटर को देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट लाइक जुपिटर लाइक दिस। गुड, एंगुलर डायामीटर मतलब मैंने आपको बताया था, जुपिटर अर्थ के एक पॉइंट पे जो एंगल बनाएगा उसको बोलोगे एंगुलर डायमीटर। आप इसको अल्फा से डिनोट करो, आप इसको थीटा से डिनोट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल के लिए हम बहुत सारे नोटेशन यूज करते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा, गामा, एनी ऑफ दिस यू कैन यूज, राइट। देन हमको और एक चीज बताई है दैट इज डिस्टेंस। हमें बता दिया ये डिस्टेंस आर, कितना है डिस्टेंस आर, 824.7 मिलियन किलोमीटर। कैलकुलेटेड डायमीटर ऑफ जुपिटर, मतलब आपको ये फाइंड करना है, लेट अस से कैपिटल डी, राइट। तो गिवन में हमें दिया है आर 824.7 मिलियन, मतलब 10 पावर 6 किलोमीटर, राइट। किलोमीटर ये एसआई सिस्टम है क्या, नहीं। तो एसआई सिस्टम किसमें, मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, मतलब ये आएगा 824.7 इंटू 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 3, तो 6 और 3 9, तो डिस्टेंस आ गया 824.7 इंटू 10⁻⁹ मीटर। और आपको बताया है एंगुलर डायामीटर, मैंने आपको बताया था एंगुलर डायामीटर मतलब जो एंगल ये बनाएगा, किस पे बनाएगा, अर्थ पे। कितना एंगल है, थीटा। ये कितना है, 35.72 सेकेंड ऑफ आर्क सेकेंड, राइट। हमें पूछा क्या है, हमको पूछा है डी, डायमीटर ऑफ जुपिटर। हमें फाइंड करना है, यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज डी, डायमीटर ऑफ जुपिटर। तो फॉर्मूला तो बहुत इजी है, क्या आएगा फॉर्मूला,
क्या आएगा, आर्क लेंथ डी इज आर इंटू थीटा, लेकिन थीटा ये आर्क सेकंड में है, हमको डिस्टेंस चाहिए SI 60 मतलब मीटर में, तो हमको ये आर्क सेकंड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। तो आपको याद है कि हम आर्क सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए समथिंग इंटू 10⁻⁻6 आया था, 4.847 इंटू 10⁻⁻6 ये रेडियन आ गया। तो आर्क सेकंड से आपने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, रेडियंस, राइट, गुड। तो बाकी कैलकुलेशन बाद में करेंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन इज अगेन वेरी सिंपल। तो D इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू हमारे पास है 824.7 इंटू 10⁻⁹ इंटू थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो है 35.72 इंटू 4.847 इंटू 10⁻⁻6। ओके, राइट। तो ये आ गया आपके पास 10⁻9 और -6 मतलब 10⁻3। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ इसको 10⁻3, 10⁻+3। आगे 824.7, इसको 825 मान लो, 825, 824.7 मतलब 825, 4.8 मतलब 5, 35.72 को 35 मान लो, रफली इसको मल्टीप्लाई करना है, राइट। मैं रफ बता रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट हम लोग तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको लॉग बुक सिखाया नहीं गया, तब तक जब वो होगा वापस रिपीट कर लेंगे। 825 इंटू 5 करने के लिए क्या करते हैं, 825 इंटू 5 करने के लिए 825 इंटू 10 कर लेना और डिवाइड बाय 2 कर लेना, तो फास्ट होता है। नहीं तो आप क्या करोगे, 825 इंटू 5 करते रहोगे। तो रिमेंबर, जब 5 हो मतलब 10 का हाफ है, तो 825 इंटू 5 करना है तो इंटू 10 कर लो, डिवाइड बाय 2 कर लो, क्या आएगा ये 4125। तो हमारे पास अब 4125 इसको 35 से मल्टीप्लाई करना है, 4125 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करते हैं, 4125 इंटू 35 मतलब 4125 इंटू 10 प्लस 4125 इंटू 10 प्लस 4125 इंटू 10, ये 30 हो गया। 4125 इंटू 5, इसका और आधा कितना आएगा, 4000 का हाफ कितना होता है 2000, 125 का आधा कितना होता है 62.5, तो 2062.5, राइट। तो मैं इसको लिख देता हूँ 2000 एंड कितना था 62, मैं लिख देता हूँ 63, ये 3, ये 15 और ये 6 21 और ये 2, ये 8, ये 1 2 3 4 5, ये 4 4 4 12, 125813, 125813 इंटू 10⁻3 मीटर, राइट। तो रफली हमारा ये आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमने सारे कैलकुलेशंस एग्जैक्ट किए होते तो क्या आंसर आता। तो अगर हम एग्जैक्ट करते तो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे आ रही है, हमारा आया है, रिमेंबर 125813 इंटू 10⁻3 मीटर, राइट। एग्जैक्ट करोगे तो ये आ रहा है 1426 इंटू 10⁻3 मीटर। हाँ करेक्ट है, ये मीटर में है। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, अगर किलोमीटर में करना है ना, तो एक काम करना, आपके बुक में किलोमीटर दिया होता है, तो ये आएगा, ये कितना आ गया, अरे 1000 मीटर मतलब कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो 125813 मतलब 1.12345,
तो इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर, राइट। एक्यूरेट आंसर कितना था 1.4, हमारा कितना आया 1.25, तो वेरी नियर, राइट। तो रिमेंबर इस क्लास का रूल है, मैं लॉग बुक पेन पेपर हाथ भी लगाने देता हूँ, ऐसा प्रैक्टिस करना है हमको, कैलकुलेशन फास्ट करने पड़ेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली ही हमारा आंसर बहुत नियर आ गया, अगर आप एग्जैक्ट करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा 1.46 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर। तो मेथड क्या था हमारे पास, हम जुपिटर को देख रहे हैं, जुपिटर का डिस्टेंस अर्थ से दिया हुआ है 824.7 मिलियन किलोमीटर, मिलियन मतलब 10⁶, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, नहीं करना होगा तो मत करो क्योंकि फाइनल आंसर आप किलोमीटर में लिख रहे हो। अगर नहीं भी करना होता मतलब फाइनल आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर में, तो अगर वो नहीं करना है तो ये कन्वर्जन नहीं करना, सिंपल। तो सिर्फ यहाँ पे किलोमीटर को किलोमीटर रहने दो, फिर डजंट मैटर, राइट। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डिपेंड्स कि आंसर हमको किसने पूछा है। थीटा था 35.72 आर्क सेकेंड, आर्क सेकेंड का कन्वर्जन रेडियन में आता है 4.84 इंटू 10 पावर -6। d इक्वल टू आर थीटा, तो d इक्वल टू आर थीटा, r मैं अभी r लिख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, तो 6 ये आ गया किलोमीटर में, तो 10 पावर +6 और -6 स्ट्रेट अवे कैंसल। इसका मतलब सिर्फ आपको 825 को 35 से और 5 से मल्टीप्लाई करना है, वो तो हमने अभी अभी कर लिया, वो आया हमारे पास कितना, इतना, राइट। ये हमारे पास आंसर आया था 125813 किलोमीटर। इसको पॉइंट पॉइंट लगा दिया तो 1 2 3 4 5 10⁵ क्लियर यहाँ तक, गुड। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो एग्जैक्ट आंसर 1.46 नहीं 1.428 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर्स, राइट। व्हाट इज ये हमने क्या फाइंड किया, डायामीटर, किसका डायामीटर, जुपिटर का, और का कितना है 12,000 रफली रफली। तो अब जस्ट टू नो समथिंग एक्स्ट्रा, 12,000 है अर्थ का, इसका आया रफली रफली, मैं ऐसा अप्रोक्सीमेशन ही करता जा रहा हूँ यहाँ पे, तो डू नॉट वरी अबाउट इट, रफली रफली 1 2 1 2 3 4 और तो कितना है 12,000, ये भी अप्रोक्सीमेट है, कैंसल एंड कैंसल, वन जा एंड राइट। तो diameter of Jupiter is approximately 10 times of Earth, approximate है ये, exact नहीं बोल रहा हूँ मैं, it is approximate. Next topic, so let us move to next topic now. अब ऐसा है कि हमने अभी तक मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस देखा, हम लोग बात कर रहे थे डिस्टेंस टू अ प्लैनेट, डिस्टेंस टू अ स्टार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So now let us have a look at measurement of very small distances. तो मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस में आपको प्योरली सिर्फ एक पैराग्राफ का थ्योरी है, कोई टेक्निक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मेंशन किया है। तो होता क्या है, अगर मुझे फॉर एग्जांपल साइज ऑफ एटम फाइंड करना है, साइज ऑफ एटम, व्हाट इज साइज ऑफ एटम, एटम का साइज क्या होता है रफली, एटम में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो देयर आर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड न्यूक्लियस। तो एटम का साइज इट इज रफली 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर को हम बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। This is not astronomical unit, this is called as 1 angstrom, right? So atom का size it is very small, 10⁻⁻10। अब ये 10⁻⁻10 मीटर हम मेजर करेंगे कैसे, हम अगर सेंटीमीटर स्केल लेंगे तो भी नहीं हो सकता, अगर हमने वर्नियर कैलिपर ले लिया, पता है वर्नियर कैलिपर क्या होता है, सुना है, यस, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, डोंट वरी। द आइडिया इज
जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आपको पूछा इस दो पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, तो आप आपका सेंटीमीटर स्केल यहाँ पे लगाओगे और 0 यहाँ पे सेट करोगे, फिर यहाँ पे कितना आ रहा है वो मेजर करोगे, राइट। मे भी हो सकता है 10.2 आया, 10.2 सेंटीमीटर, करेक्ट, राइट। आपको पता है ये 10.2 के बाद जो इमीडिएट नेक्स्ट लाइन होती है वो कितनी होगी? What is the smallest measurement that you can make with the help of centimeter scale? चलो बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। If I have a centimeter scale, मेरे पास एक सेंटीमीटर स्केल है, ये सेंटीमीटर स्केल का 0 यहाँ पे आ गया। इमेजिन ये सेंटीमीटर स्केल का 1 है, 1। 15 सेंटीमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा दिखाने के लिए, मैं सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे ये 0 और ये 1, आपको पता है 0 और 1 के बीच में राइट एट द मिडल देयर इज अ लाइन। ये कितना सेंटीमीटर होता है? 0.5। इसके 0 और 0.5 के बीच में होते हैं 4 लाइंस, राइट। तो डू यू नो ये जो 4 लाइंस है, हर एक लाइन कितना? 0.1। तो यू हैव 4 लाइंस here, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 and 1, राइट, क्लियर। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हमको यहाँ से मेजरमेंट करना है तो हम 0.1 के स्टेप्स में कर सकते हैं। मैं 0.1 के बाद डायरेक्टली क्या मेजर करूंगा? 0.2। उसके बाद क्या मेजर करूंगा? 0.3। 10 के बाद क्या मेजर करूंगा? 10.1। 10.1 के बाद क्या मेजर करेंगे? 10.2, 10.3, 10.4, 10.5। इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब आप एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करके छोटे से छोटा मेजरमेंट जो कर सकते हो, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट यू कैन मेक यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट, राइट। तो इसका लीस्ट काउंट कितना? 0.1। अब इमेजिन मेरे पास एक पॉइंट था यहाँ पे और दूसरा पॉइंट था यहाँ पे। मैंने बोला इन दोनों का डिस्टेंस बताओ। आप एक्यूरेटली बता ही नहीं सकते क्योंकि वो 0.3 और 0.4 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे ये सिस्टम, ये स्केल फेल हो गया। तो अब हम 0.1 सेंटीमीटर से छोटा डिस्टेंस अगर मेजर करना है, मतलब एक्यूरेसी बढ़ाना है, तो हम 2 स्केल सिस्टम यूज करते हैं। एक होता है मेन स्केल। मेन स्केल मतलब यही स्केल होता है, द सेम स्केल। सेंटीमीटर स्केल बन जाता है मेन स्केल। तो 2 स्केल यूज करते हैं हम। एक होता है नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल, उसके ऊपर और एक स्केल लगा देते हैं, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। और ये वर्नियर स्केल मूविंग होता है, मूविंग। और इस वर्नियर स्केल पे मार्किंग होते हैं। यू हैव मार्किंग्स ऑन दिस। मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, हमको डिटेल देखना नहीं है, वो जेई के लिए जब स्टार्ट करेंगे तब लगने वाला है, मैं तब बताऊंगा। ओके, यहाँ पे मार्किंग होता है। पहला होता है जीरो मार्किंग। ये जो जीरो मार्किंग है ये सिर्फ मेन स्केल का रीडिंग करने के लिए। तो ये मेन स्केल है, रिमेंबर मेन स्केल। इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। और आप इसको स्किप कर सकते हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मेन स्केल, वर्नियर स्केल, इसके ऊपर और मार्किंग होते हैं, इनको बोलते हैं डिविजन्स। इसके ऊपर 50 या 100 डिवीजन होंगे। तो हम जब मेन स्केल और वर्नियर स्केल साथ में यूज करके कोई मेजरमेंट करते हैं तो हमारा एक्यूरेसी जाता है 0.01 सेंटीमीटर पर, राइट। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये 10 पावर -2 और 1 सेंटीमीटर में भी 10 पावर -2। तो 10 पावर -2 और -2 कितना हो गया? 10 पावर -4, राइट। तो सिर्फ सेंटीमीटर स्केल यूज किया तो 0.1। वर्नियर स्केल यूज किया, वर्नियर कैलिपर बोलते हैं इसको, वर्नियर कैलिपर यूज किया तो 0.01। अब इससे भी छोटा कुछ मेजर करना है तो उसको हम बोलते हैं स्क्रू गेज। वो हमारे पास एक मेन स्केल होता है, इसके ऊपर
एक सिलेंडर शेप में मूवेबल स्केल होता है, रोटेटिंग स्केल होता है। जैसे ये मूविंग स्केल है वैसे ये रोटेटिंग है। स्क्रू कैसे फिट करते हैं, इसको भी वैसा ही रोटेट करते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रू गेज, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली स्क्रू है, यू रोटेट इट। ये मेन स्केल है, तो यू हैव अ मेन स्केल हियर, ये मेन स्केल है। और यहाँ पे होते हैं मार्किंग्स, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल। अब जब आप इन दोनों का यूज करके रीडिंग लोगे तो 0.001 सेंटीमीटर तक जा सकते हो। मतलब 10 पावर -3 और 10 पावर -2, मतलब कितना, 10 पावर -5 मीटर। तो जहां सेंटीमीटर स्केल फेल हुआ वहां पे मैंने वर्नियर कैलिपर यूज किया, मेरा एक्यूरेसी थोड़ा बढ़ गया। मतलब मैं अब 0.01, मतलब मैं जहां पे पहले सिर्फ सेंटीमीटर स्केल यूज करके 10.1 के बाद डायरेक्टली क्या मेजर कर रहा था, 10.2, अब 10.1 के बाद 10.15 भी मेजर कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, 10.1 सेंटीमीटर के बाद डायरेक्ट मिल रहा था हमको 10.2 सेंटीमीटर स्केल से। वर्नियर कैलिपर से हम लोगों को 10.15 भी मेजर करते आता है, राइट। एक्यूरेसी बढ़ गया हमारा। उससे भी छोटा करना है तो अब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज बोलते हैं इसको, स्क्रू गेज यूज किया तो 10.155 तक भी जा सकते हैं, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने अभी बताया कितना, लीस्ट काउंट 10 पावर -5, लेकिन अगर मुझे एटम का साइज मेजर करना है तो कितना था, 10 पावर -10। तो वो डायरेक्टली होता नहीं, क्योंकि इससे नीचे और अच्छी क्वालिटी का स्क्रू गेज भी लाए तो इससे नीचे नहीं जा सकते, इससे नीचे आप मेजर नहीं कर सकते। दिस इज द फाइनल थिंग दैट यू कैन डू। कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करके, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल रीडिंग, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट यूज किया। तो इससे नीचे अगर आपको मेजर करना है तो डायरेक्टली होता ही नहीं है, उसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। तो वो इनडायरेक्ट मेथड में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप सुना है, माइक्रोस्कोप, उसमें से आप देखते हो, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल। आप देखते हो ऑप्टिकल, यहाँ पे हम देखते देखते कुछ नहीं, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं। और ये डायग्राम मैं सिर्फ आपके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए बताया है, आपके नोट्स में सिर्फ एक लाइन लिखा है, स्मॉलर डिस्टेंसेस लाइक size of atom or molecules cannot be measured with the help of meter scale, vernier caliper or micrometer screw gauge. To measure smaller distances like size of atom or size of molecule, we use electron microscope. Done, right? और एग्जाम में मैं पूछने भी नहीं वाला, तो सिर्फ कोई भी नहीं पूछेगा, ना मैं ना कॉलेज, सिर्फ पता होना चाहिए कि हाउ टू डू। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो टेढ़ा करना, मतलब फिजिक्स अप्लाई करना, और कैसे करना वो सिर्फ रफ इंट्रोडक्शन ही होना चाहिए आपका। तो हम छोटे डिस्टेंस मेजर करने के लिए वी यूज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या क्या है इंटरेस्टिंग, फॉर योर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, देयर इज इलेक्ट्रॉन गन। गन कैसे बुलेट को फायर करता है, वैसे इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन को फायर करता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन को हमको एक्सेलरेट करवाना है, हाई स्पीड पे लेके जाना है, और इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में जा रहा है, उसको करना है फोकस। ये जो इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से, इट इज गोइंग इन ऑल डायरेक्शन, राइट। उसको करना है फोकस, मतलब एक ही डायरेक्शन में लाना है, इसको बोलते हैं कॉलिमेशन। कॉलिमेट करना मतलब क्या करना, सबको एक ही डायरेक्शन में लाना। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे इसको मैंने एक ही डायरेक्शन में लाया। ये है एनोड प्लेट। तो एनोड क्या करेगा, दो काम करेगा, एक तो एक्सेलरेट करेगा और इन सारे डाइवर्जिंग इलेक्ट्रॉन्स को, इनको पैरेलल बनाएगा। तो ये सब आ गए इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन इसमें से पास होते हैं, तो एनोड और मैग्नेटिक लेंस दोनों मिला के क्या काम कर रहे हैं, वापस समझ लो। एनोड क्या काम कर रहा है, एनोड एक्सेलरेट करने का काम कर रहा है,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, एनोड पॉजिटिव होता है, तो वो उसको अट्रैक्ट करके फास्ट करेगा, स्पीड बढ़ाएगा। और ये जो लेंस है, ये लेंस इसको पैरेलल बनाएगा, कॉलीमेट करेगा। मतलब ये दोनों मिला के, एनोड और मैग्नेटिक लेंस मिला के दो काम कर रहे हैं, स्पीड बढ़ाना और फोकस करना। फिर ये जो हाईली फोकस्ड बीम है, इलेक्ट्रॉन जो है, इसको हम एक मटेरियल पे टारगेट कर देते हैं, राइट। तो ये डिटेक्टर है, बाय द वे दिस इज डिटेक्टर, और जो मटेरियल है वो नीचे है। मैंने यहाँ पे स्पेसिमन लिखा है, और स्पेसिमन में मैंने कॉकरोच दिखाया है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, डजंट मैटर। कॉकरोच हो, कोई मटेरियल हो, कुछ भी हो, वट एवर इट इज। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, ये हमारा सैंपल है, सैंपल पे इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड हुए, बम्बार्ड होके रिफ्लेक्ट होके वापस गए, और ये जो रिफ्लेक्शन होके वापस जाएगा, यहाँ पे हमारे पास दो डिटेक्टर है, एक ये डिटेक्टर, एक ये डिटेक्टर। ये मेजर करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आए और कौन कौन से एंगल पे आए। तो कितने एंगल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि जो मेरा सैंपल था, स्पेसिमेन था, उस स्पेसिमेन में दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। जस्ट एंजॉय इट, कोई नहीं पूछने वाला आपको एग्जाम में, मैं सिर्फ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि वहां मेंशन कर दिया। स्मॉलर डिस्टेंसेस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, फिर उसको स्पीड बढ़ाने के लिए एनोड लगा दिया, ये पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, स्पीड बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन ये हर एक डायरेक्शन में जा रहे थे, इसका डायरेक्शन फिक्स करना है, उसके लिए हमने यूज कर दिया कॉलीमेटर जो है मैग्नेटिक लेंस। फिर ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन सैंपल पे आके बम्बार्ड हुए होके रिफ्लेक्ट हुए, रिफ्लेक्ट होने के बाद दो दो डिटेक्टर थे, दोनों डिटेक्टर पे गए। डिटेक्टर ने क्या मेजर किया, कितने एंगल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 डिग्री पे कितने आए, 10 डिग्री पे कितने आए, 20 डिग्री पे कितने आए, 30 डिग्री पे कितने आए, 31 पे कितने आए। तो ऐसा मेजर करते करते एक फॉर्मूला होता है, उससे समझ में आ जाता है कि डिस्टेंस कितना। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं व्हाट इज द साइज ऑफ एटम, राइट। तो स्मॉलर डिस्टेंस मेजर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके लिए सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, दैट्स इट। तो लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन सा मेथड था, पैरालैक्स मेथड। वेरी लार्ज डिस्टेंस और वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका वर्किंग आपको कोई नहीं पूछेगा, या डायग्राम कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन ही नहीं आता है इन शॉर्ट। गुड। और नॉर्मल डिस्टेंस मेजर कैसे करते हो, सेंटीमीटर स्केल, मीटर स्केल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गुड। देन अब दैट इज द एंड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो लेंथ मेजरमेंट में हमने दोनों देखे, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस। अब आ जाते हैं मेजरमेंट ऑफ मास पे। मास कैसे मेजर करेंगे, तो अब फॉर एग्जांपल, जब आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हो, या फिर आप सब्जी लेने जाते हो, या फिर आप फ्रूट लेने जाते हो, अभी तो हम सबके पास डिजिटल होता है, वो रख देंगे, उसके ऊपर वो रीडिंग बताएगा, देखो 1000 ग्राम हो गया, राइट। थोड़ा कम ज्यादा हुआ तो फिर वो बैलेंस करेंगे, 928 है, फिर और एक डाल देंगे, 1050 हो गया तो 50 ग्राम निकाल लेंगे। इससे पहले, ये सब आने से पहले, डिजिटल मशीन्स आने से पहले, आपके पास था वेट बैलेंस। वेट बैलेंस में हमारे पास ऐसा एक सिस्टम था जिसमें दो पैन है, दो साइड पे दो पैन है। पैन मतलब यहाँ पे सब्जी या कुछ रखने का अरेंजमेंट होगा, और दूसरे साइड पे भी ऐसा ही अरेंजमेंट है। ओके। फिर होगा क्या, उसमें अगर मैंने बोला कि मुझे 1 किलो चाहिए, 1 किलोग्राम चाहिए, तो इसमें 1 किलोग्राम का एक सैंपल रखेंगे। फिर ये सैंपल रखने से हुआ क्या, ये साइड नीचे आ गया, तो ये साइड जो है, ये साइड नीचे आ जाता है बेसिकली, ऐसा हो जाएगा ये, राइट। गुड।
फिर हम दूसरे साइड में जो भी लेना होगा वो डालते जाएंगे जब तक बैलेंस नहीं होता तब तक। करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये 1 किलोग्राम है, ये किसने बोला, कौन डिसाइड करेगा? तो उसके लिए एक एसोसिएशन है, इंटरनेशनल यूनियन है। तो यू मस्ट नो देयर इज इंटरनेशनल यूनियन, उसका नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ये डिसाइड करता है कि 1 किलो कितना, 1 मीटर कितना, 1 न्यूटन कितना, 1 जूल कितना। तो देयर इज अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, वो मिला के एक यूनियन बनता है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। राइट। तो जो पहला डेफिनेशन था 1 किलोग्राम का, उन्होंने क्या किया, 1 किलोग्राम का एक सैंपल बनाया। मतलब एक सैंपल बनाया, वो सैंपल कौन से मटेरियल का था? प्लैटिनम इरिडियम। प्लैटिनम इज वेरी एक्सपेंसिव। प्लैटिनम इरिडियम का एक ब्लॉक बनाया उन्होंने, पत्थर जैसे पत्थर ब्लॉक, इसको बोल दिया 1 kg। फिर इसके डुप्लीकेट बनाए। अब प्लैटिनम तो बहुत महंगा है ना, तो फिर हम हर किसको तो प्लैटिनम दे नहीं सकते, तो इसके डुप्लीकेट बनाए। इसके आयन आयन के डुप्लीकेट बनाए। फिर क्या किया, वो प्लैटिनम एक साइड में रखा, दूसरे साइड में बाकी के सैंपल रखते गए, मतलब डुप्लीकेट बनाते गए, बना देना उनको डुप्लीकेट। तो ये जो प्लैटिनम इरिडियम अलॉय था, इसके डुप्लीकेट बना के पूरे दुनिया में भेज दिए और बोला कि इसको 1 किलो बोलना। जिसको 1 किलोग्राम चाहिए एक पत्थर रखो, जिसको 2 किलोग्राम चाहिए 2 पत्थर रखो इसके अंदर, सेम मटेरियल, इसके सेम साइज के। राइट। तो डुप्लीकेट्स बना बना के सर्कुलेट कर दिए और उसको बोल दिया 1 kg। रियल लाइफ में तो प्रॉब्लम नहीं आता है। रियल लाइफ में क्या फर्क पड़ता है 10-20 ग्राम ज्यादा या कम हो गया तो? रियल लाइफ में देयर इज नो इशू, 10 ग्राम 15 ग्राम ज्यादा या कम क्या फर्क पड़ता है हम लोगों को। बट साइंस में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। 1 मिलीग्राम भी यहाँ वहाँ हुआ ना, इवन अगर जो नीट देने वाले हो, इफ यू नो, मेडिसिन बनाते वक्त 1 मिलीग्राम यहाँ वहाँ हुआ तो जो गोली आपको बचाएगी बचाती है वही मार सकती है। राइट। तो इसके लिए ये जो इंटरनेशनल ब्यूरो है, इनको एक्यूरेट रहना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। राइट। अब प्रॉब्लम क्या था, ये जो प्लैटिनम इरिडियम अलॉय है, इसको इन्होंने एक बहुत सेफ जगह पे रखा, एक ग्लास के अंदर रखा। इट वॉज केप्ट वेरी केयरफुली। राइट। लेकिन फिर भी क्या हुआ, छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स, छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल इस पे जमा होने लग गए। माइक्रो पार्टिकल अगर 1 माइक्रोग्राम भी हुआ तो भी नहीं चलेगा, मतलब इतना एक्यूरेट चाहिए। 1 किलोग्राम तो 1 किलोग्राम ही चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, ये जो प्लैटिनम इरिडियम अलॉय है, अब आप बोलोगे प्लैटिनम इरिडियम ही क्यों, बाकी कोई मटेरियल क्यों नहीं? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस, पता है नहीं? तो वो हम बाद में आएंगे उस पर। सिर्फ इतना समझ लो, कुछ कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो डस्ट पार्टिकल को चिपकने नहीं देते। राइट। दे डू नॉट अलाउ अदर डस्ट पार्टिकल्स टू स्टिक, इसलिए कौन सा यूज किया, प्लैटिनम इरिडियम। और दूसरा भी एक चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आयन का ले लेता, बारिश के दिन में आयन का क्या होता है, रस्टिंग होता है, तो वो नहीं चलेगा। इसके लिए ये पर्टिकुलर मटेरियल उन्होंने यूज किया था, प्लैटिनम इरिडियम। ये डस्ट को चिपकने देता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा समझ में आया कि थोड़ा बहुत डस्ट पार्टिकल इस पे रह ही जाता है। और एटमॉस्फेयर की वजह से भी देयर आर सम चेंजेस, सो इट इज आल्सो अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का चेंज और ये डस्ट पार्टिकल की वजह से मास हो गया चेंज। तो जो 1 किलोग्राम होना चाहिए वो थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड, मतलब जो हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं स्टैंडर्ड, इसके डेफिनेशन में ही था कि ये कांस्टेंट रहना चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विथ प्लेस टू प्लेस, इट शुड नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, इट शुड नॉट चेंज विथ अदर कंडीशंस। तो ये तो चेंज होता है। फिर अभी वेरी रिसेंटली 3 साल पहले, कोविड से 1 साल पहले, 20 मई 2019
ये जो डेफिनेशन था इसको इन्होंने हटा दिया, बोला कि छोड़ो, अब ये प्रॉब्लम आ रहा है, डस्ट पार्टिकल इस पे जमा होते जाता है और एटमॉस्फेयर चेंज हुआ तो भी हमको दिख रहा है कि कुछ ना कुछ चेंज हो ही रहा है, तो इन्होंने यूज किया इलेक्ट्रिक करंट, मास डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट यूज किया। to define what is 1 kilogram of mass they are using electric current। अब वो कैसे, आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम नहीं है बट आई हैव पुट इन द नोट्स। अब वो कैसे, तो वो देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके कैसे आप मास डिफाइन कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके हम मास कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, तो व्हाट दे हैव डन इज, इन्होंने एक वेट बैलेंस लिया, वैसा ही वेट बैलेंस, ये रियल लाइफ का वेट बैलेंस है, ये फिजिक्स में जो यूज होता है वो वेट बैलेंस है, ये ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसके प्रॉपर्टीज अच्छे हैं, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो ब्लॉक था ना, कौन सा ब्लॉक, प्लैटिनम इरिडियम, इस ब्लॉक को एक साइड में रख दिया। ध्यान दो यहाँ पे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी बेसिक थिंग इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे रख दिया 1 kg का ब्लॉक। अब 1 kg का ब्लॉक रख दिया तो ये साइड कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, जैसे यहाँ पे ये नीचे गया था वैसे ही जिस साइड में ब्लॉक रखोगे वो कहाँ जाएगा, नीचे। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड में हम लोग मटेरियल डालते जाते हैं। पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया। यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, यू नो व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट मैग्नेट होता है, मैग्नेट वो ब्लैक कलर का मटेरियल होता है। मैग्नेट के कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है, मैग्नेट मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है, तो मैग्नेट फोर्स जनरेट कर सकता है, और वेट भी फोर्स है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर वेट, 50 किलोग्राम, मतलब आप कर क्या रहे हो, आप mg फाइंड कर रहे हो, मास इनटू जी फाइंड कर रहे हो, तो ये वेट मतलब फोर्स। तो मैग्नेट क्या करता है, तो मैग्नेट भी फोर्स जनरेट कर सकता है। तो पहले मैंने प्लैटिनम इरिडियम का ब्लॉक एक साइड में रख दिया, तो ये साइड नीचे आ गया था, इसको बैलेंस करने के लिए, ये नीचे आए साइड को बैलेंस करने के लिए इधर भी वेट रखना पड़ेगा। ये नीचे आया है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ वेट डालना पड़ेगा, तो वेट की जगह पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसमें मैंने करंट पास कर दिया, करंट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमने जो करंट पास किया, इस करंट की वजह से एक फोर्स जनरेट हो गया, इस साइड के फोर्स ने वेट जनरेट किया, इस वेट ने राइट हैंड साइड के वेट को कर दिया बैलेंस। अब इमेजिन, सिर्फ सोचो, ये 1 किलो था, तो 1 किलो होने की वजह से एक साइड पे 1 किलो है, तो ऐसा सिस्टम आ गया मेरा, अनबैलेंस सिस्टम आ गया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, दूसरे साइड पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, फोर्स जनरेट करता है, कब करता है, जब करंट पास करेंगे। तो मैंने एक स्मॉल करंट पास कर दिया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर ने थोड़ा ही फोर्स लगाया है, थोड़ा फोर्स लगाने का मतलब ये होता है ये थोड़ा सा ऊपर गया, बैलेंस नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा ये ऊपर आ गया, करेक्ट। फिर मैंने करंट बढ़ा दिया, एग्जाम्पल 2 एम्पियर कर दिया, 2 एम्पियर कर दिया तो फोर्स बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया तो ये और ऊपर आ गया। ऐसे करते 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 मैं करंट बढ़ाते जाऊंगा, कब तक बढ़ाएंगे, जब तक दोनों साइड बैलेंस नहीं होते। जिस करंट के लिए, जिस करंट की वैल्यू पे दोनों साइड हो गए बैलेंस, राइट राइट, तो उस करंट ने जितना फोर्स जनरेट किया होगा उस फोर्स को बोल देंगे 1 किलोग्राम। तो आप देखो ये लिखते कैसे बुक में, लुक एट द लैंग्वेज, बहुत सिंपल है। आगे बोला है द न्यू मेजर ऑफ किलोग्राम, the new measure of kilogram is defined in terms of magnitude of electric current, right? Then
there is one page missing somewhere. Thus the kilogram mass can be described in terms of the amount of current which has to be passed through an electromagnet so that it can pull down one side of extremely sensitive balance to balance the other side which holds one standard kilogram mass. तो दूसरे साइड में क्या था, वन स्टैंडर्ड केजी मास था. वन स्टैंडर्ड केजी मास कहां से आया था, प्लैटिनम इरिडियम ब्लॉक से. एक साइड में उसको रख दिया तो वो साइड नीचे हो गया, दूसरे साइड में करंट पास किया, करंट ने फोर्स लगाना चालू किया, तो साइड पहले ऐसा था, मतलब वो एक साइड नीचे था, फिर करंट बढ़ा दिया तो और ऊपर आ गया, फिर और करंट बढ़ा दिया तो बैलेंस हो गया. तो जितने करंट के लिए दोनों साइड बैलेंस हो गए, आगे देखो, उस करंट की वैल्यू को हमने इक्विवेलेंट मान लिया 1 किलोग्राम का. Thus the kilogram mass can be described in terms of amount of current which has to be passed through electromagnet so that it can pull down one side of extremely sensitive balance to balance the other side which holds one standard kilogram mass. Right? यहाँ तक clear? Interesting ना, बहुत सिंपल आइडिया है. कैसा कैसा सोचते लोग. You have to learn from this because obviously आप में से 90% जेई नीट प्लान कर रहे हो तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग लगेगा. तो प्रॉब्लम था प्लैटिनम इरिडियम अलॉय डस्ट पार्टिकल कैच कर रहा है, टेम्परेचर के साथ, एटमॉस्फेरिक चेंज के साथ, मॉइस्चर के साथ इसका मास चेंज हो रहा है. तो ये हम स्टैंडर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि स्टैंडर्ड का एक्सेप्टेंस डिपेंड करता है दैट इट डज नॉट चेंज. कहीं भी लेके जाओ वो सेम रहना चाहिए. वो चेंज हो रहा था तो हमने इलेक्ट्रिक करंट यूज करके डिफाइन कर दिया व्हाट इज 1 kg. अगेन ये टॉपिक भी ऐसा है कि कोई नहीं पूछेगा आपको एग्जाम में. इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज. राइट? मैं स्किप कर सकता था, बोल सकता था थ्योरी है पढ़ लो, बट इट इज नॉट गुड, वी कैन नॉट स्किप. अब क्वेश्चन ही आता है 1 kg तो ठीक है, 1 kg वी हैव डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कितना इलेक्ट्रिक करंट लगेगा 1 kg को बैलेंस करने के लिए, वो करंट का इक्विवेलेंट बोल देंगे 1 kg ऑफ मास. लेकिन वापस से बात वही आ जाती है जब मैं एटम्स की बात करता हूँ. एटम्स वेरी स्मॉल. फॉर एग्जांपल डू यू नो एक ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? हाइड्रोजन में कितने, उतना बता दो. हाइड्रोजन एटम तो बेसिक है ना. हाँ, कितने है? 1 इलेक्ट्रॉन. और न्यूक्लियस में क्या क्या है? क्या है? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, मतलब हाइड्रोजन. एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन डाल दिया तो वो होता है हाइड्रोजन का आइसोटोप. वो बाद में सीखोगे केमिस्ट्री में, फिलहाल ये समझ लेना 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज हाइड्रोजन एटम. तो टोटल मास कितना हो गया इसका? नहीं, 1 कैसे? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 पावर -31 किलोग्राम. प्रोटॉन का कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पावर -27. इन दोनों को ऐड कर दो, उतना. बहुत छोटा है, 10 पावर -30 में है. 10 पावर -30 किलोग्राम. आप 1 किलोग्राम मेजर कर सकते हो, आप 500 ग्राम मेजर कर सकते हो, आप 5 ग्राम मेजर कर सकते हो, आप 1 ग्राम मेजर कर सकते हो, और नीचे जाओगे आप 1 मिलीग्राम मेजर कर सकते हो. राइट? सोना लेकर जाते हो तो बोलते हो ना 1 तोला सोना. राइट? आधा तोला सोना क्यों बोलते हो? 1 किलोग्राम सोना दे दो. राइट? तो आईटी की रेट बढ़ जाएगी अगले दिन, 1 किलोग्राम सोना लेने आ गए. तो रिमेम्बर व्हाट हैपेंस इज, अभी मैक्स मतलब मिनिमम, गोइंग टू मिनिमम, आप रियल लाइफ में 1 मिलीग्राम मतलब 10⁻³ ग्राम, इससे छोटा हम मेजर कर ही नहीं सकते. तो फिर अभी करेंगे क्या? फिर अब हम क्या करते हैं, अगर हमको एटम का मास मेजर करना है
जैसे हमको रियल लाइफ में मास मेजर करना था तो हमने 1 kg का ब्लॉक बना लिया था पहले, एक साइड में 1 kg डाला, दूसरी साइड में कंपेयर किया। सिमिलरली अगर मुझे छोटे मासेस मेजर करने हैं एटम का, मॉलिक्यूल का, तो हम एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं जो कंपैरिजन के लिए यूज होगा, कार्बन 12। तो कार्बन 12 का जितना भी मास होगा, कार्बन 12 का जितना भी मास होगा उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कार्बन 12 का मतलब पता है, 12 मतलब 12 प्रोटॉन है उसके अंदर, तो हमने डिवाइड बाय 12 कर दिया। तो द मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12, इसको बोल देते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU। ये भी केमिस्ट्री में आपको डिटेल में होगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट। देखो, look, while dealing with mass of atoms and molecules, kilogram is inconvenient, क्योंकि इतना कम मास है, 10 पावर माइनस 25 27 किलोग्राम में है, 30 किलोग्राम माइनस 30 किलोग्राम में है, 1 किलोग्राम बहुत बड़ा हो गया। therefore their mass is measured in atomic mass unit, राइट। अब मुझे अगर एटम का या मॉलिक्यूल का मास मेजर करना है तो कंपेयर करने के लिए मैं किसी एक एटम को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इट विल बी इजी टू कंपेयर mass of any atom in terms of mass of some standard atom। स्टैंडर्ड एटम कोई भी ले सकते थे, ऑक्सीजन ले सकते थे, कार्बन ले सकते थे, हाइड्रोजन ले सकते थे, हमने कार्बन लिया। अब कार्बन ही क्यों लिया, ये पार्ट ऑफ केमिस्ट्री है। देन which has been decided internationally to carbon 12 atom। क्योंकि कार्बन के भी तीन टाइप होते हैं, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 12। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन 12 होता है। The 1/12, 1/12 mass of an unexcited atom of carbon 12, the mass 1/12 mass, एक कार्बन एटम का मास बाय 12 डिवाइड बाय 12, वो जितना भी मास होगा उसको क्या बोल दोगे, एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU। और बाद में डायरेक्टली कन्वर्जन फैक्टर बता दिया। तो 1 मैंने बता दिया था आपको, इसमें कितने प्रोटॉन, 12, 12/12, तो कितना बचा, एक प्रोटॉन का मास कितना है, 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27, वही है। So 1 atomic mass unit is 1.66, मतलब 1.67 into 10 power minus 27 kilogram, right? Correct? With an uncertainty, uncertainty मतलब error, uncertainty of 10 in the last 2 decimal places, मतलब ये जो आखिरी के 2 decimal places है, 02, 02, इसमें 10 का एरर आ सकता है। मतलब क्या, ये 1.66 05402 भी हो सकता है, ये 1.6605 392 भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी मतलब प्लस माइनस, तो या तो +10 करो या तो -10 करो, तो 1.6605 412, तो इन तीनों को ही हम करेक्ट मानते हैं, क्योंकि उतना एरर है, उतना एरर ही है। अब मैंने आपको बताया, आज ही बताया, मुझे अगर डिस्टेंस मेजर करना था ए और बी पॉइंट का, यहाँ पे एक लाइन थी 1.3, यहाँ पे एक लाइन थी 1.4, तो अब क्या बोलोगे डिस्टेंस, या तो 1.3 होगा या तो 1.4 होगा। तो सिमिलरली 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1.6605 412, या फिर 1.6605 402, या फिर 1.6605 392। हम इतना जाते ही नहीं है एक्चुअली, हम इसको राउंडिंग ऑफ करके बोल देते हैं 1.67 into 10 power minus 27 किलोग्राम, राइट। तो बेसिक आइडिया, आज अभी तक हमने क्या देखा, हमने पहले देखा कि स्मॉलर डिस्टेंसेस कैसे मेजर करना है। तो स्मॉलर डिस्टेंसेस सेंटीमीटर स्केल, उससे छोटा वर्नियर कैलिपर, उससे छोटा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, राइट। 10 पावर माइनस 5 तक जा सकते हो मीटर में, लेकिन एटम का साइज है 10 पावर माइनस 10, नहीं होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा जो इतना कम मेजर करे। तो उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, और एक मेथड हम 12th में यहाँ प्रैक्टिकली करेंगे, उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। हम एक हेयर का टुकड़ा लेंगे, पीस ऑफ हेयर, उस पर लेजर लाइट, आई हैव अ लेजर लाइट, अभी भी दिखा सकता हूँ मैं, अगर इफ आई हैव सम
very thin thing. Maybe I will not cut my hair, sorry. ऐसा लगे अभी क्या, हेयर तो हेयर है, काट लो, बट वायर है, और वायर बहुत थिन चाहिए मेरे पास, इसको पील करने के लिए कुछ नहीं है। आई स्टिल ट्राई, हुआ तो ठीक। आई नीड समवन टू हेल्प मी। कोशिश तो कर सकते हैं, हुआ तो ठीक। पकड़ो, थोड़ा सा ऊपर कर दो। लेट अस ट्राई, इफ इट वर्क्स इट विल वर्क, डजंट मैटर। सॉरी, नॉट दिस वन। ओके, जैसे ही इस वायर और लेजर के बीच में, ये देखो थोड़ा सा पैटर्न बनते हुए दिख रहा है आपको। पहले एकदम शार्प पॉइंट था, जैसे ही वायर आया तो थोड़ा सा कुछ हल्का सा पैटर्न जैसा दिखा। अभी वो पैटर्न मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, थैंक यू। तो इनडायरेक्ट, और ये तो व्हेन आई वाज इन प्रोफेसर इन पुणे, तो हमने तो ये किया था, वो बोला कि एक काम करो, तुम शैम्पू की ऐड देखते हो, एक वीक में हेयर का थिकनेस बढ़ जाएगा, मैं वो बेवकूफ बनाते तुमको। तो एक काम करो, हेयर देके जाओ। एक दिन हमने हेयर का मेजरमेंट किया, हेयर लिया, हेयर पे एक लेजर लाइट शूट कर दिया। लेजर लाइट शूट करने के बाद एक ऐसा पैटर्न दिखा जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था, हम बात फिर कभी करेंगे। तो यू गेट समथिंग लाइक दिस, ऐसा एक पैटर्न बनता है। इस पैटर्न में ब्राइट स्पॉट जो है, ये जो ब्राइट स्पॉट है, सेंटर में सबसे ब्राइट है, फिर कम ब्राइट है, फिर कम ब्राइट है, ऐसा करते 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 ब्राइटनेस कम हो जाता है। तो ये जो ब्राइट पॉइंट्स का डिस्टेंस है, ये हम ग्राफ पेपर पे ले लेते हैं। तो ग्राफ पेपर पे हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, ब्राइट और डार्क का डिस्टेंस कितना। तो इस डिस्टेंस से हमको पता लग जाता है कि वो जो बीच में हेयर था उसका थिकनेस कितना, राइट। ये इनडायरेक्ट मेथड, राइट। देन ऑब्वियसली एक हफ्ता मैंने शैम्पू भी यूज करने लगाया था, फिर एक हफ्ते बाद वापस हमने हेयर सैंपल लिया और कुछ फर्क नहीं, तो सेम। तो द आइडिया हियर इज, ये एक मेथड है लेजर लाइट, ये घर पे भी कर सकते हो आप। हम वो करेंगे, 12th में सिलेबस में ये तुम करेंगे। लेकिन अब उससे भी छोटा कुछ मेजर करना है डिस्टेंस, तो देन हमको एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और देन अगर हमको मास का मेजरमेंट करना है, तो मास के मेजरमेंट के लिए पहले एक ब्लॉक बना लिया प्लैटिनम इरिडियम का, उसको बोल दिया 1 kg, उसके डुप्लीकेट बना के भेज दिए। जितने भी डुप्लीकेट थे सबको बोला 1 kg। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्लैटिनम इरिडियम का मास चेंज नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा था, 10 पार्टिकल जमा होने लग गए, मास चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हुआ, मॉइस्चर चेंज हुआ, उससे भी इसका मास चेंज हुआ, तो नहीं चलेगा। फिर हमने एक इंस्ट्रूमेंट लिया, ये वेइंग बैलेंस है, वजन काटा जैसा है, एक साइड पे प्लैटिनम इरिडियम रख दिया, दूसरी साइड पे क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेट। करंट बढ़ाते गए, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट के लिए दोनों साइड हो गए बैलेंस। तो जितने करंट के लिए दोनों साइड बैलेंस हुए उसको बोल दिया इक्विवेलेंट करंट ऑफ 1 kg। देन अब आ जाओ यहाँ पे। अब ये प्रॉब्लम है कि हमको 1 kg ये रियल लाइफ में यूज होता है, लेकिन मुझे अगर एक एटम का मास मेजर करना है या मॉलिक्यूल का करना है तो 1 kg ये बहुत ज्यादा है। तो जैसे रियल लाइफ में एक पत्थर को 1 kg बोला, मैं दूसरा पत्थर ले सकता था, मैं बोल रहा नहीं इसको ही 1 kg बोलूंगा, तो ले सकते थे, सब एग्री होंगे तो ले सकते थे, छोटा क्यों, मैं बड़ा लूंगा, फाइन। तो सिमिलरली जब आपको एटम्स का मास मेजर करना है तो कोई भी एक एटम उठा लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, कोई एक ले लो, उसको बोल दो ये स्टैंडर्ड है। इन्होंने कौन सा यूज किया, C12, क्यों, कार्बन 12 स्टेबल है, इसमें कितने प्रोटॉन है, 12, डिवाइड क्या कर लिया 12 से, तो कितना प्रोटॉन बचा, 1। तो इस मास को बोल दिया 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो अब जब आप मॉलिक्यूल का या एटम का मास मेजर करोगे तो कौन से यूनिट में करोगे, एटॉमिक मास यूनिट में। इज दिस क्लियर, गुड। देन अब लास्ट पार्ट ऑफ थियरी हम कल देखेंगे, और इसके बाद फाइनली थियरी पार्ट खत्म होके थोड़ा सा हम रियल फिजिक्स में जाएंगे, इक्वेशंस
डेरिवेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा।